Okay, so let's see. We started a new topic that was work, energy and power. ठीक है, तो उस पे ऑलरेडी 3 lectures हो गए थे. Let's see what we discussed in the last lecture. So at the beginning of lecture, we discussed some conceptual point like regarding the sign of work done. For different type of cases, different type of sign of work done. Then I guess those concepts must be clear with everyone. Then after that, after the theoretical part, sign of work done for different cases, we discuss the work done by a variable force. ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या था यार, मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है. बट मैंने बताया कि अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसका मतलब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वर्क डन जो आएगा वो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके आएगा और यहाँ पर वर्क डन आ गया. फिर मैंने बताया इस वेक्टर को नहीं भूल जाना है, इंटीग्रेट करना है उसका मतलब ये नहीं भूलना कि डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट है मतलब कॉस थीटा तो रह ही सकता है, ठीक. ये सिचुएशन थी. तो ये एक पैटर्न हो गया मतलब सॉल्विंग के लिए. दूसरा क्या था कि फोर्स कई बार वेक्टर फॉर्मेट में दिया होता है. वेक्टर फॉर्मेट मतलब आई कैप जे कैप के कैप के साथ दिया होता है. तो हम क्या करते हैं कि ये जो डी एस वेक्टर है यानी डी आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो भी आपको ऐसे ही दिया होगा आई कैप जे कैप के कैप में. तो इसका मतलब जब वेक्टर वाली चीजों का डॉट कराते हैं तो हमें पता है कि यार आई कैप का डॉट आई कैप के साथ ही होने वाला है. मतलब एफ एक्स के साथ हमेशा क्या आएगा, डी एक्स आएगा. अब एफ एक्स का मतलब ये नहीं कि एक्स ही दिखना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि आई कैप वाले के साथ हमेशा क्या आएगा, डी एक्स आएगा. और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करा दिया था आपको. और फिर हम लिमिट रख देते हैं. जब डी एक्स जहाँ पे यूज होगा वहां पर एक्स की लिमिट, जहाँ पे डी वाई होगा वहां पर वाई की लिमिट. तो ऐसे हमने क्वेश्चन देखा क्या, लेट्स से आई कैप है, तो आई कैप है तो इसका मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए आई वाली वैल्यूज पे. क्लियर है यार सबको, हमारा टारगेट होना चाहिए आई वाली वैल्यूज पे. हमारा टारगेट ये 3 और 4 पे वाई वाली वैल्यूज पे नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आई कैप दिया है. फिर अगर आई कैप दिया है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पर सिर्फ क्या आएगा, dx आएगा, क्योंकि आई कैप का जो डॉट है वो तो सिर्फ dx के साथ आएगा, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा. तो ये मैंने देखो प्रूव करके भी दिखा दिया कि लेट्स से इवन मैंने y भी ले लिया तब भी y का तो जीरो हो जाएगा. आई डॉट वाई यहाँ पर डॉट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा. मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई ही काम का है, तो डी वाई की जरूरत ही नहीं थी. इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, आई कैप वाले के साथ डी एक्स ही लेंगे. तो आई कैप वाला फोर्स की वैल्यू थी 2x और इसकी वैल्यू dx, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट भी x की रख दी. अब देखो यार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n dx. अगर x पे कुछ भी पावर है, अगर कोई नंबर है तो बाहर आ जाता है. जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 देखो बाहर आ गया, 2 को नहीं इंटीग्रेट करेंगे. इस पावर का आ जाता है x टू द पावर n प्लस 1, एक पावर बढ़ा देते हैं और सेम नंबर का यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं. तो इसका मतलब पहले अभी पावर 2 एक्स टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है, सो वो हो जाएगी 2 और 2 का डिवाइड कर देंगे. फिर ये नंबर है, नंबर का तो कोई कैलकुलेशन में काम है नहीं तो बाहर आ जाएगा. लिमिट कैसे रखते हैं, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो वो हमने लिमिट रख के सॉल्व कर दी. ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, अभी देखो आई कैप के साथ डी एक्स, जे कैप के साथ डी वाई. तो ये दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया. देखो dx रखा आई कैप वाले के साथ, dy रखा जे कैप के साथ, दोनों की अपनी अपनी लिमिट रख दी और फिर फॉर्मूले से अपन ने सॉल्व कर दिया. जैसे यहाँ x टू दी पावर क्या है, 2 है, तो फॉर्मूले में क्या है, x टू दी पावर n प्लस 1, मतलब एक ऐड करेंगे तो x टू दी पावर 3/3 बन जाएगा. यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, पावर 1 कंसिडर होगी तो ऐड करेंगे तो बन जाएगी पावर 2, और ऐसे सॉल्व कर दिया था. फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मैंने बताया था क्या, कि यार ऐसा नहीं है कि x है तो x के साथ इंटीग्रेट करना है. जैसे आपने देखा ये 2x स्क्वायर है, आपने इसको x के साथ लिख दिया, नहीं, ये गलत हो गया यार. आइडिया क्या है, आइडिया है कि आई कैप वाले के साथ हम dx रखते हैं, ये हमारा मेन आइडिया था, सोल पर्पस. तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर 3y वाले के साथ dx रखना पड़ेगा और इसके साथ हमें dy रखना पड़ेगा, क्योंकि dx dy आई कैप के अकॉर्डिंग है.
अब आप सोचो कि आप फॉर्मूला लगा दो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करने का, वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो ये गलत तरीका है यार, नहीं कर सकते, क्योंकि डी एक्स के साथ वाई को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। दो डिफरेंट क्या है यार, फंक्शन है, दोनों डिफरेंट फंक्शन है, एक दूसरे को ऐसे दूसरे फंक्शन पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको एक्स को इंटीग्रेट करना है तो डी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ डी एक्स है तो इस ये एक्स होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। आप सोचो ऐसे वाई को इंटीग्रेट कर दो, नहीं चलेगा, ठीक? तो ये गलत है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में कुछ आइडिया देगा कि हाउ द एक्स एंड वाई आर रिलेटेड, और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लेट्स से फॉर नाउ मैंने दे दिया क्वेश्चन में क्या, इट इज रिलेटेड समहाउ वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो अब देखो इस वाई को हटा देंगे, किससे हटा दिया? 4x स्क्वायर से। समझ आ गया आई गेस? अब फिर बचा क्या? अब देखो y के साथ एक्स स्क्वायर है, वो भी काम नहीं कर सकता, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं y बाई 4, तो एक्स स्क्वायर को भी मैंने रिमूव कर दिया और इसे लिख दिया y बाई 4। दोनों आ गए, इनको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब मैंने लास्ट टाइम नहीं किया, 12 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा और y का इंटीग्रेट हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टी। लिमिट रख के अपना सॉल्व कर देंगे, काम बन जाएगा। बताए तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? वर्क डन फ्रॉम वेरिएबल फोर्स, एनी डाउट? बहुत बड़ा कुछ इंटीग्रेशन का काम था ही नहीं, बोलिए। यह सबको ओके है? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट करते हैं आज वही पॉइंट जहां पर हमने लास्ट लीव किया हुआ था। क्या एग्जांपल वाइज की चीजें थोड़ी सी बदल सकती है, जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई को रिलेट करके देगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फोर्स एक रैंडम लिया और आपको रिलेशन क्या दिया, ऐसा, ठीक? जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रिलेशन आपको प्रॉपरली बता दे, कई बार रिलेशन आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, लेट्स से फाइंड a particle is moving from origin to 2, 3, okay, under the influence of under the force, let's say आपको फोर्स गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है, समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर जे कैप, okay? So a particle is moving from origin to this point under this force through different path, okay? So find the work done, find the work done in all three paths, okay? So वो थ्री पाथ्स क्या क्या है देखें, मतलब ये अब आपको क्वेश्चन में आइडिया दे दिया है कि लेट्स से ये एक सिचुएशन है और हमें उसे कहाँ लेके जाना है, ये ओरिजिन है, उसे जाना है लेट्स से 2, 3, मतलब ये 2 और ये 3, तो इस पॉइंट पर जाना है 2, 3 पर, बहुत बट डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करना है, ठीक है? तो लेट्स से एक पाथ चूज किया उसने ये, ठीक, तो इसका नाम हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करना है। तो लेट्स से डिफरेंट थ्री पाथ्स हम कंसिडर कर लेते हैं। नंबर 1 ओ ए बी, नंबर 2 ओ सी डी, नंबर 3 ओ बी, ठीक है? तो फर्स्ट पाथ ये रहा, सेकंड पाथ देख लेते हैं, जैसे ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, ओ बी डायरेक्ट चला गया,
और एक बात ये हो गया दैट पहले वो सी पॉइंट पे गया, देन ही टर्न टू द पॉइंट बी। क्वेश्चन सबको समझ आ गया यार? 3 डिफरेंट पाथ के लिए कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, आई गेस मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक पाथ के लिए, एंड रिमेनिंग पाथ के लिए आप लोग सॉल्व करें तो बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया अच्छा रहेगा अगर हम सारी चीज़ों को कर देते हैं। तो लेट से पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ एक पाथ के लिए। लेट से वर्क डन इन पाथ ओ ए बी। लेट से मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए ओ ए बी। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या ओ ए बी एक स्ट्रेट कोई पाथ है क्या जहां पर वैल्यू चेंज नहीं होने वाली? नहीं। नो सर। ओके, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगा कि यार अगर मुझे वर्क ए ओ बी चाहिए तो मैं एक स्ट्रोक में फाइंड ही नहीं कर सकता, मैं 2 स्ट्रोक में फाइंड करूंगा। पहले मैं फाइंड करूंगा ओ टू ए और फिर फाइंड करूंगा वर्क डन इन ए टू बी। किसी को डाउट कोई? ओके गुड, वर्क ए ओ बी हमें फाइंड करना है। अब सोचो ओ टू ए के लिए हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब बताओ इंटीग्रेशन किसका लेते हैं, क्या रहता है? आई के साथ क्या रखते हैं? x एक्स कंपोनेंट, और वाई के साथ डी वाई वाई, कंपोनेंट। सॉरी जे के साथ dy ओके, तो ये सिचुएशन हो गई। ये वाला सिर्फ वर्क डन किसके लिए है? एओ के लिए। सिमिलर वर्क डन मुझे लिखना पड़ेगा किसके लिए? पाथ ए बी के लिए। तो चीजें तो वही रहेंगी, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स रहेगा प्लस जे कैप के साथ क्या रहेगा? डी वाई। ठीक है, बट पाथ बदल गया। ये किसके लिए है? ओ ए के लिए है, और ये किस पाथ के लिए है? ए बी के लिए। अब देखो कंफ्यूजन, क्या मैं इधर पे देखेंगे, ये देखेंगे, क्या मैं डी एक्स के साथ वाई को इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें ये वाई क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे डी वाई के साथ एक्स को कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? इस एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जरा पाथ ओ ए में देखो यार, पाथ ओ ए में क्या लगता है एक्स की क्या वैल्यू है? अरे इस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? 2 वेरी कर रही है या सेम है? सेम है। सेम है, एक्स की वैल्यू तो सेम है। मतलब अगर मैं 1 पे होऊंगा तो 1 है, 2 पर होगा तो 2 है। ठीक है, मतलब एक्स की कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। वाई की वैल्यू क्या है? 0। 0। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि पाथ ओ ए पे अगर मैं देखूं, फॉर पाथ ओ ए, तो ये ओ ए के लिए एक्स तो एक्स जैसा है, मतलब एक्स इज नथिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है, एक्स जो भी रहेगा वो रहेगा। बट वाई कैसा है? 0 है। तो इसका मतलब जब मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो अब मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। समझ आया? वाई की जगह क्या रखेंगे? 0। तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 0 इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या है? 0 इंटू डी वाई। ठीक, तो बेटा ये सब तो 0 हो गया ना, मतलब ये वाला क्या हो गया? वर्क डन इन पाथ ओ ए क्या आ गया? 0। किसी को क्लियर ओ ए वाले में कोई डाउट? no sir ओके गुड। ओ बी के लिए देखते हैं। पाथ ओ बी के लिए देखो, पाथ ओ बी के लिए क्या लग रहा है? एक्स की वैल्यू फिक्स है या कुछ वेरी कर रही है? फिक्स है फिक्स है। एक्स इज इक्वल टू कितना है ओ ए वाली लाइन, ओ ए बी वाली लाइन के लिए? 2 2। सबको क्लियर दिख रहा है? ये वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे एक्स तो सिर्फ कितना चल रहा है? 2 ही चल रहा है ना। एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2।
तो इस वाली लाइन के लिए x की वैल्यू क्या है, फिक्स है। सो x की वैल्यू कितनी है 2। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू बदलेगी, आप जहां पर y आओगे वहीं पर y की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू थोड़ा सा बदल जाएगी। तो y की वैल्यू किसके जैसे रह रही है, प्रॉपर y जैसे ही रहेगी। कोई डाउट, समझ आया सबको? Yes, sir. ओके गुड। अब इसका मतलब सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन यहाँ पर कि हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर ये क्लोज कर लेते हैं, ये पहला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट पे देखना यार, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स कितना है, एक्स है 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर? अच्छा अब बताओ, अभी क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? नो सर। नहीं, इसका मतलब कुछ तो अभी मिस्टेक हो रही है। तो अगर मैं गौर से देखूं कि लाइन ए बी पर क्या x की वैल्यू बदल रही है क्या, इज देयर एनी चेंज इन x फॉर लाइन ए बी? नो सर। नो। सो फॉर लाइन, सॉरी यहाँ पर ओ बी लिख दिया मैंने, ए बी। फॉर लाइन ए बी एक और अच्छी चीज दिख रही है क्या, दैट देयर इज नो चेंज इन x। dx क्या होना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पर मैं देखूं इस केस के लिए, तो ओ ए वाली लाइन पर x तो बदल रहा है, बट y क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो इस वाली लाइन के लिए dy कैसा है, 0। तो समझ में आई यार चीजें, कि यहाँ पर dy भी 0 हो गया और यहाँ पर क्या, dx भी 0। तो यार अगर ये dx 0 हो गया तो क्या ये फर्स्ट वाला पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या, नहीं। 4y इंटू डी एक्स क्या हो गया 0, प्लस ये हो गया 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये टर्म तो 0 हो गया, इसे तो कोई टेंशन ही नहीं है। लिमिट क्या रखनी है y की, ओ ए में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 टू 3 तक। हाइट कितनी है, 3 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 टू 3 तक ये लिमिट हो गई। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 रहेगा ही, वाई स्क्वायर का क्या आएगा इंटीग्रेशन, वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 0 टू 3। चले सॉल्व कर देते हैं, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया और लिमिट रख दी, तो वाई क्यूब है मतलब 3 का क्यूब माइनस नेक्स्ट लिमिट क्या है 0। तो 0 का क्यूब करोगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 टाइम्स 3 है, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 जूल। तो ये वर्क डन आएगा। तो मतलब यार दो बातें ध्यान देनी है, क्या क्या ध्यान देना है, गौर से देखो। एक तो देखना है कि यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर y कितना है, यहाँ पर dx कैसा है, यहाँ पर dy कैसा है। समझ आया? किन चार चीजों को टारगेट करना होता है व्हाइल सॉल्विंग वर्क डन इन वेरिएबल सेक्शन? पक्का सबको समझ आ गया क्या क्या टारगेट करना है? यहाँ पर x कैसा है, यहाँ पर y कैसा है, यहाँ पर dx कैसा है, यहाँ पर dy कैसा है। क्लियर? Okay, good. Then solve it for path second, OCD. Everyone, solve it for OCD. Then I'll cross check, okay? Solve it for OCD. मैं ये वाला सॉल्यूशन सामने ही रख रहा हूँ, so that आप लोग को सॉल्विंग में ईज रहेगा। Everyone try to solve for OCD.
ओके, वेरी गुड यार। सो 2-3 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। आई डू नॉट नो कि करेक्ट है कि नहीं, बट ठीक है, सीम्स गुड। Let's see, we'll check. Devasish, Adit, Ayush, everyone is giving the same answer. That means, of course, it might be good. It might be correct. तो let's check. Let's see कि correct है कि नहीं। बाकी लोग भी यार, मतलब जिन लोग को आइडिया है फाइन, अगर नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। अभी बार बार मैं देखो सिंपल, अब आपको स्टेप सिर्फ समझा रहा हूँ कि यार वेरिएबल को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो मैंने पाथ क्या सॉल्व कर दिया है, आपको ओ ए बी वाला सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा। क्या वर्क डन इन पाथ ओ सी बी, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यार अभी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ओ सी बी चाहिए तो उसे हम 2 स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन इन ओ सी अलग दिख रहा है, वर्क डन इन सी बी अलग दिख रहा है। तो वर्क डन इन ओ सी बी देखें, पहले वर्क डन इन ओ टू सी देख लेते हैं। तो ओ टू सी में देखें तो फॉर्मूला वही, इंटीग्रेट वही करना है। पहले हम काम की चीज लिख लेते हैं। चले, अगर मैं ओ सी के लिए बात करूं, ओ सी के लिए बात करूं, तो ओ सी में एक्स की वैल्यू क्या है। ओ सी तो यार स्ट्रेट जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा 0 है, एक्स तो 0 है। वेरी गुड यार, एक्स 0 है। वाई की वैल्यू क्या हो रही है, वाई की वैल्यू वेरी कर रही है बिल्कुल वाई के जैसे। डी एक्स के बारे में क्या है, डी एक्स तो 0 है, डी एक्स 0 है। और डी वाई के बारे में क्या है, डी वाई भी चेंज हो रहा है, डी वाई चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वाई, 0 to 3। वाई कितना चेंज हो रहा है, 0 to 3। बताओ कोई डाउट इसमें, ठीक है। प्लस मतलब ये अपन ऐड कर लेंगे बाद में नीचे डिटेल में, पहले हम पाथ को सॉल्व कर लेते हैं। तो सी टू बी देख लेते हैं। सी टू बी क्या होगा, एक्स की वैल्यू एक्स की तरह चेंज हो रही है। फिक्स x की तरह चेंज होगी। की तरह चेंज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू तो प्रॉपर एक्स की तरह चेंज हो रही है। अच्छा, ये कैसे पता कि एक्स की तरह चेंज हो रही है, एक्स स्क्वायर की तरह नहीं चेंज हो रही क्या, कैसे पता चलेगा। ये एक लाइन है, एक लाइन है, इसलिए एक्स की तरह चेंज हो रही है। अगर ऐसे कर्व बना देता तो फिर हमें डिफाइन करता कि ये जो है कैसे चेंज हो रहा है इसका एक्स और वाई। ओके, हाँ। वाई की बात करें, वाई कैसे चेंज हो रहा है, Y3 वाई फिक्स है, वाई फिक्स है पूरा, 2 फिक्स है। वेरी गुड, वाई बिल्कुल ओके, y3 3 फिक्स है, हाँ 3 फिक्स है। चलो dx बताएं, x चेंज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल चेंज हो रहा है। x कहाँ से, 0 to 2 तक, x चेंज हो रहा है 0 to 2 तक। y कितना चेंज हो रहा है, 0 y बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, y फिक्स है, y फिक्स है 3। सो चेंज इन y कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो ये जो चेंज है वो क्या है, फिक्स टाइप का है। अभी थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर लेते हैं चीजों को। अभी हमें क्या चाहिए था, वर्क डन इन ओ सी बी चाहिए, तो कर लेते हैं यार। इंटीग्रेट हमने किया था, क्या था फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स, आई कैप के साथ डी एक्स, और एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये था डी वाई। तो ये हो गया पाथ किसके लिए, ओ सी के लिए। प्लस दूसरा पाथ है सी बी के लिए, सेम फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, ये है। अब हमें रिप्लेस करना है सबको। चले, तो ओ टू सी की अगर हम बात करें तो ओ टू सी के लिए तो डी एक्स 0 है, मतलब ये तो सीधे 0 हो गया, क्यों, डी एक्स 0 है। तो डी एक्स 0 होने की वजह से आई कैन से कि ये टर्म सीधे 0 हो गया। फिर बात करते हैं डी वाई के उसमें, तो डी वाई के उसमें एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो मतलब ये टर्म फिर से क्या हो गया, 0। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू तो है 0 to 2 है, डी एक्स की वैल्यू 0 to 2 है। तो y की बात करते हैं, y कितना है यहाँ पर, 3, y कितना है, 3 है।
और dx भी 0 नहीं है। यहाँ पर कौन 0 है? dy 0 है। तो dy 0 होने की वजह से ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं फास्ट सॉल्व करूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ सॉल्व करना पड़ा x² इंटू 3 इंटू dx, और लिमिट क्या है x की यहाँ पर? 0 to 2। तो इसका मतलब 3 का तो नहीं होगा यार, 3 तो बाहर आ जाएगा, नंबर है x² का बस होगा। तो 0 to 3 तक हम कर देंगे इसका, सॉरी 0 to 2। अभी देखो वैल्यू कितनी आ गई, x² का क्या होगा? x³ बाई 3। क्लियर? और लिमिट रखनी है अपन को 0 to 2, तो 3 तो बाहर आ गया, 3 के साथ सॉल्व होने के लिए 1/3, और x³ की लिमिट रखेंगे तो पहले 2³ माइनस नेक्स्ट लिमिट क्या है? 0, तो 0 का क्यूब, तो 3 कैंसिल आउट और ये क्या आ गया? 8 जूल। तो आंसर आ गया 8 जूल। तो बताओ सही है एकदम? समझ आया सबको? Yes, sir. ओके गुड। अभी एक प्रॉब्लम फील करो यार, कुछ अलग नहीं आ रहा, मतलब लेट से मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पर, तो अगर मैं यहां से जाऊंगा तो अलग वर्क होगा, यहां से जाऊंगा तो अलग वर्क, यहां जाऊंगा अलग वर्क। समझ गए ना आप कि वर्क एक कैसा टाइप का फंक्शन है? पाथ डिपेंडेंट। समझ आया सबको? वर्क कैसा है? पाथ डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क हमारे लिए। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जब वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि ये वो वाला केस है जब वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। सॉल्व द इजीएस्ट वन और आंसर कर दो। जैसे क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द वर्क डन फ्रॉम पाथ O to B, तो O to B अगर टफ लग रहा है तो यू ट्राई टू फाइंड फ्रॉम O to A देन A to B, द आंसर विल बी सेम एज O to B। बट वो कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट नो कि वर्क डन सारे पाथ पे सेम है या नहीं है। और दिख भी रहा है, पहले कुछ और आया था, पहले 9 आया था, अभी 8 आया। ठीक है, 9 नहीं, पहले कुछ और आया था, 18 आया था, और अभी 8 आया है। तो वो अपन सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अब जल्दी से थर्ड पार्ट सॉल्व करो यार, सब लोग थर्ड पार्ट पे सॉल्व करें। वर्क डन इन पाथ OB। देखिए कितने लोग अप्रोच करते हैं यार। 8 बहुत, आई गेस 7-8 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, दैट्स वेरी गुड यार, 8 बहुत ही लोगों का था, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें जल्दी से। वर्क डन इन ओके, तो ओबी के लिए कुछ पाथ बचा ही नहीं है, डायरेक्टली ही हमें करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन ओबी क्या हो जाएगा? अपन डायरेक्ट करेंगे x² dx प्लस xy² dy। अभी कुछ लोग को बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा होगा सर ये क्या dx dy आ गया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज नहीं किया है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया और आज टाइम पे लेक्चर पे ज्वाइन हुए हैं, तो मैं स्टार्टिंग में बार बार बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा एटलीस्ट रिवाइज करा देता हूँ कि क्या हमने सीखा है। हमने देखा है कि आई कैप वाले के साथ dx रखते हैं और जे कैप वाले कंपोनेंट के साथ dy रखते हैं। और अगर dx के साथ सिर्फ x नहीं है तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इस y को रिप्लेस करेंगे, सेम इस यहाँ पर करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे x को। तो चलिए पाथ OB के लिए अब हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से देख लेते हैं, सॉल्व करें यार सब लोग। OB के लिए रिप्लेसमेंट क्या है? हमें जाना है 2,3 पे, ये O ये B। अब बताओ क्या इस पाथ में आप डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो क्या कि x कितना है y कितना है? बोल सकते हो क्या? OB के लिए पता है? No, sir. नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यार इसके लिए x कैसा है, तो भाई x भी वेरी कर रहा है, ठीक है, x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है। तो मैं अगर पूछूं dx कितना है, तो dx x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है पाथ O to B के लिए? 0 to 0 to 2। और y कहाँ चेंज हो रहा है? 0 to 3. 0 to 3। इसका मतलब यार इसमें दोनों इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, देख रहे हो कोई भी एक 0 नहीं हुआ है। अच्छा, अब यार एक्स वाई में रिलेशन कैसे निकालूं? तो यार एक्स वाई में रिलेशन मतलब इस पाथ की अगर इक्वेशन लिख दी तो काम बन जाएगा। बताओ इस पाथ की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? Y equal to y1 minus y1 equal to m into x minus x1. ओके ठीक है, गुड।
ये इक्वेशन आपने बोल दी 2 पॉइंट्स की, मैथ में आपने सीख लिया है क्या इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स? ठीक है, कोई बात नहीं, हम सीधी बात करेंगे। हमें एक इक्वेशन पता है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इट सेटिस्फाइज ऑल। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। बताओ क्या ये y एक्सिस में कहीं पे कट कर रही है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो इक्वेशन होती है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन which intersect some amount in y axis, that is c. So for our case c is how much? 0. क्लियर? और m क्या होता है? m बताओ। m होता है इसका स्लोप tan थीटा। m क्या होता है? tan थीटा स्लोप। तो यार इस फिगर के लिए m निकाल लेते हैं, इसका tan थीटा निकालो भाई। क्या हो जाएगा इसका tan थीटा? यस, इसका tan थीटा होगा परपेंडिकुलर हो, और बेस परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 3/2 2। तो इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 3/2x। आ गया समझ में यार सबको? अभी तक एक्स वाई क्या थे? बहुत ही सिंपल मिल रहे थे। यहाँ पर आकर अब क्लियर आपको पता चला कि जरूरी थोड़े ना है कि वाई और एक्स एकदम सिंपल हर बार देखेंगे। समझ आ गया यार? ये क्लियर आया सबको समझ में? बताएं, आगे Yes, प्रोसीड sir. करें फिर हम? ओके गुड, आगे प्रोसीड करते हैं देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसे हटाना है यहाँ पर? dx के साथ किसे टारगेट करना है? y को हटाना है। और यहाँ पर dy के साथ किसे हटाना है? X x को हटाना है, काम बन जाएगा। कर लेते हैं यार। y को क्या लिख सकते हैं? 3/2x y को लिख सकते हैं 3/2x। समझ आया यार? ये हो गया dx। ठीक, अच्छा dx, x की लिमिट क्या क्या है? 0 to 2। अब इसे अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। मैंने बताया कि दोनों प्लस में है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब x को हटाना है तो x को क्या लिख सकते हैं? 2/3y। हाँ, और ये अपना वाई स्क्वायर तो रहेगा, ये डी वाई है। इसकी लिमिट भी देख लो, 0 to कहाँ तक है? 3 तक है। बस जल्दी से सॉल्व कर दो यार। समझ आ गया? तो ये 3/2 मैंने बाहर रखा और x क्यूब dx को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी किया, 2/3 को बाहर रखा और y क्यूब dy को सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा टारगेट था, क्या करना? सिंपलर बना के रख लेना कि हम इंटीग्रेट कर पाए उसे। तो 3/2 विल रिमेन, x क्यूब का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x पावर 4/4। मैंने बताया पावर एक ऐड करनी है और फिर उसी नंबर का डिवाइड करना है, 0 to 2 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4 y टू द पावर 4/4 एंड 0 to 3। द रेस्ट इज जस्ट सॉल्विंग। आपको जस्ट सॉल्व कर लेना है, 4 तो बाहर आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 इंटू 2 8 और ब्रैकेट में रहेगा 2 टू द पावर 4 माइनस 0 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1/4 है। ठीक है, तो 1 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और बाकी थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 3 रखना है तो 3 to the power 4 माइनस 0 to the power 4, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही आएगा। अब सॉल्व करते ये कितना हो जाएगा? 16 और 8 कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा? 2 3 इंटू 2 क्या हुआ? 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2 आएगा और ये 3 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। क्लियर? सो कितना होगा? 3 3 9 27/2। क्लियर है सबको यार? तो आंसर कितना आ जाएगा? 39/2। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? यार क्लियर है यार सबको? समझ आया? यस सर। ओके गुड। तो यार ये थोड़ा सा की पॉइंट था, ये चीजें ध्यान रखेंगे हम तो अच्छे से अपन सीख पाएंगे। तो ये मेरा था मतलब वर्क डन का वेरिएबल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैंने बताया अभी पूरा कॉन्सेप्ट। इसे देख रहे हो कितनी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये वाले पाथ पे एक्स वाई कैसे चेंज हो रहा है, इस पे कैसे चेंज हो रहा है और इस पे कैसे चेंज हो रहा है, सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है
वर्क डन को हमेशा माइंड में रखने के लिए, वेरिएबल टाइप के वर्क डन को। क्लियर है यार सबको वेरिएबल वर्क डन? किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। चले यार, तो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल। अच्छा, अभी देखो क्या हो रहा है, मैं हर बार आपको फोर्स दे रहा हूं ना, मैंने सारे क्वेश्चंस में फोर्स आपको क्या किया है, दे दिया है ना? यस सर। बिल्कुल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स दिया हो, कई बार आपको खुद से सोचना पड़ेगा फोर्स के बारे में व्हाट इज दैट वेरिएबल फोर्स, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर ट्राई करें आप लोग। देखें क्वेश्चन समझ ले पहले। क्वेश्चन ये सिचुएशन है कि सपोज एक टेबल है, ठीक है, ये लेट्स से ग्राउंड है, कुछ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ग्राउंड है और क्या है, यहाँ पर एक चेन रखी हुई है, ठीक है, ये चेन रैंडम इस सरफेस पे रखी हुई है। अब हमें करना क्या है, टास्क बताएं, क्वेश्चन से रीड करें, टास्क क्या है? वर्क डन पुलिंग अ यूनिफॉर्म चेन। हाँ, इसे हमें वर्टिकली पुल करके रखना है। तो ये दिस इज लाइक इनिशियल कंडीशन, और जब आप धीरे धीरे पुल करोगे तो मिडिल कंडीशन कुछ हो जाएगी, कुछ ऐसे, लेट्स से अभी थोड़ी सी चैन क्या हो गई है, ऊपर पुल हो गई है, और फाइनली देखोगे तो पूरी चैन कैसे आ जानी चाहिए, एकदम परफेक्टली पुल्ड आउट ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, चैन ऐसे होती है, वो मैंने स्प्रिंग टाइप बना दिया है, तो आप टेंशन मत लेना कि सर ये कैसी चैन बना दी, चलता है। तो ये सिचुएशन हो गई यार फाइनल, ये बीच की कोई सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही होगी, हमें फोर्स लगाना पड़ रहा होगा ना, क्योंकि भाई मास है ना यार चैन, तो हमें इसे उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। लेट से अगर मैंने इसे कितनी डिस्टेंस उठा के रखा है, लेट से मैंने इसे कितना उठा के रखा है, एक्स। तो आपको क्या लगता है, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे उठाने के लिए? क्या ये फिक्स होगा फोर्स इसको उठाने के लिए, या चेंज होता रहेगा? चेंज होगा। चेंज होगा, इसका मतलब वेरिएबल का क्वेश्चन है, बट आपको फोर्स का फंक्शन नहीं दिया। तो बताओ आपको कितना फोर्स लगाना चाहिए? अगर मैंने ये एक्स लेंथ उठा के रखी है, तो क्या मुझे F इज इक्वल टू एम जी जितना फोर्स लगाना चाहिए क्या हमेशा? हमेशा पूरा एम जी जितना लगाएंगे क्या? नहीं। कितना फोर्स लगाएंगे, जितना पार्ट ये यहाँ पर है इसको ही तो हमें उठा के रखना है ना, बाकी तो ऑलरेडी ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें फोर्स कितना लगाना होगा, सिर्फ एम डैश जितना। समझ आया? और एम डैश क्या है, मास ऑफ एक्स लेंथ ऑफ चेन। समझ आया सबको? इस क्वेश्चन की बेस्ट पार्ट क्या थी कि इस क्वेश्चन में क्या फोर्स लगाना है ये आपको गिवन नहीं है। चलो अब ये बताओ स्लोली का मतलब क्या है? एफ नेट 0 है। हाँ, एफ नेट Acceleration 0 है। zero। हाँ, इससे पता क्या चलेगा कि इसका मतलब हमें फोर्स सिर्फ कितना लगाना पड़ेगा, उसके वेट जितना। उसके वेट जितना। वेरी गुड यार, हमें इसको नीचे पुल कर रहा होगा ग्रेविटी, किससे, एम डैश जी से। तो हमें पता है स्लोली का मीनिंग क्या है, स्लोली का सिर्फ मीनिंग है, स्लोली का मतलब ये है कि एफ नेट शुड बी 0। इसका मतलब ये है कि जो एफ हम लगा रहे हैं वो किसके जितना लगाएं, सिर्फ उसके वेट जितना ही लगाएं। तो यार एफ पता चल गया ना,
अब हमें इसे वेरिएबल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना m डैश g। तो बताओ हाउ टू फाइंड m डैश। इफ आई नो m दैट, by l into x। वेरी गुड यार, वेरी गुड। होता क्या है, मैंने बताया था, सपोज हमें मास दिया हुआ है, लेट्स से 20 kg है और लेंथ है उसकी की कुछ 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि यार 3 सेंटीमीटर का मास कितना होगा तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड द यूनिट मास। मतलब 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 4 kg पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम ट्राई करेंगे पहले m बाय l, मास ओवर लेंथ फाइंड करने का। समझ आया क्या, मास ओवर लेंथ, ये हो गया क्या, मास ऑफ यूनिट लेंथ। और फिर हमें जितनी लेंथ का मास चाहिए वो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 इंटू 3 कितना, 12 kg। तो 3 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, 12 kg। तो अगर हमें x डिस्टेंस का मास चाहिए तो m बाई एल इंटू एक्स। समझ आया m डैश को लिखने का तरीका m डैश को लिखने का तरीका क्लियर है सबको। बताओ यार, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, m डैश हमने कैसे लिख दिया। हमने यूनिट लिखा पहले, मतलब एक एक यूनिट लेंथ का मास, और उसके बाद अपनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जितने का हमें चाहिए था। तो फोर्स आ गया, समझ आ गया। यस सर। गुड। अब वर्क डन निकाल सकते हो यार, बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा। क्या होता है वर्क डन अगर फोर्स वेरिएबल है तो, इंटीग्रेशन एफ डॉट, यहाँ पे सिर्फ, अच्छा एक चीज और, ये जा तो वाई पे रहा है, बट हमने वाई को ही किसके जैसा मान लिया है, एक्स के जैसा मान लिया है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमने वाई को ही ऐसा एक्स जैसा मान लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dx। और बताओ ये x की लेंथ कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जब ग्राउंड पे था तब 0, और जब 0 पूरी Zero जीरो to हो L. जाएगी तब l। ओके गुड। अभी सॉल्व कर देते हैं। 0 to l लिमिट है, f की वैल्यू कितनी बताई अभी हमने, m x बाई एल इंटू जी। ये हुआ ना फोर्स की वैल्यू। बताओ इंटीग्रेशन में सिर्फ वेरिएबल कौन है, x ना, बाकी सारे लोग तो क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब एम जी बाई एल बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, x का। अभी अभी हमने देखा है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। लिमिट क्या चल रही है, लिमिट क्या लगाई है हमने, 0 0 टू to l। एल। तो यार ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एम जी बाई एल लिखा हुआ है, अंदर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस 0। तो यार एल स्क्वायर, इसका मतलब आ जाएगा हाफ एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वर्क डन विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ एम जी एल। देख रहे हो, समझ आया कुछ वर्क डन। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने फोर्स वेरिएबल दिए नहीं था। तो याद रखना है आपको कि समटाइम्स देयर विल बी क्वेश्चन इन विच फोर्स इज नॉट गिवन, यू नीड टू यूज योर प्रायर नॉलेज टू फाइंड दैट फोर्स। बता, ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हुआ सबको। एक्सक्यूज मी सर। या सर आपने m डैश को m बाय एल एक्स में कैसे कन्वर्ट किया, ये समझ में नहीं है। ओके ओके गुड, लेट्स सी इट अगेन। देखो ये क्या है, ये बेसिक, हमने यहाँ पर बेसिक यूनिटरी मेथड यूज किया जो हम अपन पहले सीखते हैं ना। सपोज देखे, मुझे पता है दैट अ 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ चैन, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, एल। इट हैज अ वेट ऑफ लेट्स से 20 kg। क्लियर। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा m। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द मास ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ। तो अब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द मास ऑफ व्हाट, यूनिट लेंथ ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो हाउ मच इट विल बी, 20/5। इज इट क्लियर, the mass for 1 Yes. centimeter length, yeah. So what I am writing just m over l. You can see I'm just writing m over l, mass over length. This will give you me the mass of 1 centimeter length. Now I require for 3 centimeter length. So what I should do, 1 centimeter के लिए it is 20/5. Into 3. Yeah, so I must multiply into 3. So it will be 3 into 20/5. Now see, this 3 is working our x.
This is our desired length. So are you Yes, sir. getting? It will be m by l into x. ठीक है? इसे मैं नोट्स में नहीं लिखूंगा. I must erase it. Those who are attending the lecture, they must be thorough with it. कि क्या चीज मैंने explain की है. Okay, I guess ये clear हो गया यार. You need to sometimes you need to find the force by yourself. Part clear है? Why I am explaining this question? You Yes, need sir. to sometimes write F by yourself. Now let's see the next part. Sometimes what may happen, F can be given in a different manner, very different manner. अभी हमने क्या देखा था कि एक ग्राफ बना के चेक किया था that अगर ये y है तो उसे कैसे रिप्लेस करना है. Sometimes what may happen, force is given in a different manner, totally different manner. तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं. ओके लेट्स सी. क्वेश्चन हमने देख लिया, रीड किया. देखिए क्या फोर्स को एक्स के टर्म्स में दिया है क्या? नो सर. नो सर. नहीं. तो ये हुआ टाइप नंबर 3. यू सी, आप फ्लो देखें. हमने पहले टाइप 1 पढ़ा. टाइप 1 में हमने क्या डिस्कस किया, जिसमें डायरेक्टली एफ डॉट डी एक्स बन जा रहा था. टाइप 2 में डिस्कस किया जिसमें यहाँ पर x की जगह कुछ y आ गया तो हमें लॉजिकली रिप्लेस करना पड़ा. टाइप 3 पर देखा कि f हमें सर्च करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, हमें खुद लिखना पड़ेगा. और फोर्थ टाइप क्या देखा, f एकदम अलग ही दिए, मतलब x y से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है. तो वी मस्ट यूज द प्रायर नॉलेज. क्या कि देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है. हमें एक तो दिया है कि f अलग ही फंक्शन दिया है और लिमिट किस चीज की दी है, एक्स वाई कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं क्या? नो सर. टाइम की लिमिट. टाइम क्या के लिए. दिया है? टाइम. टाइम का दिया है. तो इसका मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वर्क डन चाहिए तो वो सीधा लिख देते हैं यार एफ टी के टर्म्स में दिए है तो इसे लिख देते हैं क्या, एफ डी टी. और एफ कैसा दिया है, टी के टर्म्स में 3t स्क्वायर. और ये हो गया डी टी. और टी की लिमिट क्या है, 0 to 2 सेकेंड. फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड. ठीक. क्या ये सही है? मैं कुछ सही कर रहा हूँ क्या ऐसा? नहीं, ये टोटली रॉन्ग है यार. वर्क ऐसे फाइंड ही नहीं करते ना यार. वर्क को एफडीटी लिखते ही नहीं है तो ऐसे ये वर्क तो थोड़े ना हो जाएगा. हम क्या लिखते हैं वर्क को, FDX. FDX. तो इसलिए क्वेश्चन बोला कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो एक आप कोई लाइन चूज कर लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपका मन करे. तो लेट्स से मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये डीएक्स की तरफ जा रहा है. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. क्या मुझे लिमिट यहाँ एक्स की दी है क्या, 0 नो to सर. 2? नो सर. नहीं. तो मैं इसको भी यहाँ पे क्रॉस लिख देता हूँ. क्या, दैट लिमिट इज फॉर टाइम नॉट डिस्टेंस. तो इसका मतलब ये चीजें हमने यहाँ पर गलत की है. क्या गलत किया, ये 2 गलत लिख दिए हमने, तो ये भी गलत सिनेरियो होगा. तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ जुगाड़ करके हमें dx को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, dt से, तभी हम प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो अब आते हैं वापस. अब मैं 0 to 2 नहीं लिख सकता क्योंकि अभी मैंने dx को कन्वर्ट नहीं किया है.
तो अब बताओ मुझे dx को dt में कन्वर्ट करना है। कुछ याद आ रहा है dx को dt में कैसे ला x सकते हैं? इक्वल टू dx by dt, नहीं v, हाँ, नहीं ऐसा करते हैं, dt का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ना, सिंपल मैथ, बाद में फिर अपना सॉल्विंग करते रहेंगे। सो f की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करें, हमें पता है कि क्वेश्चन ये सॉल्व dt के बाद ही होने वाला है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ dt का मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, डन। अब सोचो यार, ये dx बाई dt को कुछ लिख सकते हैं क्या हम? इसे क्या लिख V सकते हैं? dx बाई dt को साथ में लिख के v लिख सकते हैं, और हमारा dt आ गया। dt आ गया तो अब हम लिमिट 0 to 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया 3t स्क्वायर इंटू वी इंटू डी टी, और लिमिट क्या हो गई 0 to 2, क्योंकि अब क्या आ गया हमारा dt आ गया। बट अभी बताओ प्रॉब्लम क्या है, v को छोड़ सकते हैं क्या ऐसे? सर no sir नहीं, हमें कुछ करके v को किसके टर्म्स में लाना पड़ेगा? किसके टर्म्स में? टाइम के, ठीक है, टाइम के टर्म्स में, तभी तो dt के टर्म्स में सॉल्व करेंगे ना। तो इसका मतलब टारगेट, व्हाट शुड बी आवर टारगेट? फाइंड v एज फंक्शन ऑफ टाइम। आइडिया समझ आया रे? हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन में ये जो टाइम है वो dx दिया ही नहीं है, क्या दिया हुआ है? टाइम। तो हमने क्या किया, टाइम का dt का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये जो dx बाई dt था उसे एडजस्ट करके v बना लिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाता है? स्पीड। और लिमिट आ गई dt की, तो आधा काम तो हो गया, हमारा dt आ गया, हमने लिमिट रख ली। प्रॉब्लम कौन कर रहा है कि dt के साथ v इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता ना, जब तक हम उसे टाइम की तरह लिख ना ले। तो क्या लगता है v कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? l by t, एक्सेलरेशन फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्या होगा, एज यू नो दिस इज अ फोर्स ना, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा इसके पास, और yes, बेटा एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड फाइंड कर सकते हैं ना, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमें एक स्टेप में नहीं हो रहा है, हमें काइनेमेटिक्स भी यूज करना पड़ेगा। समझ आया? तो अब देखो मैं यहाँ पर साइड पे काइनेमेटिक्स यूज कर देता हूँ। देखिए काइनेमेटिक्स, बिकॉज एज वी नो एफ को हम क्या लिख सकते हैं? ma, एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर दी है, इज इक्वल टू एम कितना है? 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बाई 2 टी स्क्वायर आ गई। अब कुछ याद आ रहा है कि अगर ए से हमें v चाहिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? integrate, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं आइडिया होगा उनको मैं याद दिलाता हूँ कि काइनेमेटिक्स में मैंने बताया था कि डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाता है? dx बाई dt, मतलब ये बन जाता है v। और उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dv बाई dt बनाएंगे तो क्या बन जाता है वो? a। अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये वापस v बन जाता है, और इंटीग्रेट करते हैं तो वापस x बन जाता है। तो अगर मैं a को इंटीग्रेट करूं तो ये वापस क्या बन जाएगा? v। तो अगर मुझे a से v लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। integrate, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या स्टेप वाइज अगर लिखूं? सो एक्सेलरेशन को मैंने पहले लिखा dv बाई dt, और इस dt को इस तरफ ले जाके इंटीग्रेट किया। सो ये हो गया dv, और ये हो गया 3/2, तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखो क्या आ गया, v आ गया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t cube by क्यूब 3 बाय 3 टी क्यूब बाई 3। सो देखो 3 कैंसिल, क्या आ गया v की वैल्यू? t cube by 2, t cube by 2 टी क्यूब बाई 2। अब काम बन गया। देख रहे थे, अगर आप मिस कर देते तो सर कितना बड़ा पावर मिस हो जाता। हाँ बताएं। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, बट पॉइंट ये है कि ये एक लिमिटेड वैल्यू है ना, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक लिमिट के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो इवन कांस्टेंट आएगा भी, बट वो इग्नोर्ड रहेगा लिमिट के वजह से। ठीक है, अदरवाइज हमें करना चाहिए, हमें रियल कैलकुलेशन देखें तो हमें एक कांस्टेंट लिखना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, वेरी फाइन। हमें यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ये, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना होता है। ठीक,
अच्छा, इस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? T0 रख के। हाँ, T0 रख के चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट तब पता चलेगा जब क्वेश्चन में दिया होगा कि इनिशियली कैसा था वो। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा कम दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली at t is equal to 0 it is at rest। तो इससे क्लियर हो जाता है कि v की वैल्यू में कांस्टेंट लिखने की जरूरत है क्या? No sir. नहीं। तो फिर भी लिख देते हैं, दैट्स वेरी फाइन ऑफ यू कि आपने ऑब्जर्व किया देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट, बट बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैंने यहाँ T0 रखा तो क्या आ जाएगा? c इज इक्वल टू v, और क्वेश्चन में दिया है कि स्टार्टिंग की स्पीड क्या है? 0। दैट मीन्स ओके, सो c हैज टू बी 0। तो क्या सिचुएशन आ गई इसकी? t क्यूब बाई 2, ये वैल्यू आ गई हमारी v की। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन फिर कितना बचा? लिमिट है t की 0 to 2, 3t स्क्वायर इंटू v की जगह पे क्या आ गया? t क्यूब बाई 2 इंटू dt। तो ये हो गया t टू दी पावर 5। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं उसको। 0 to 2 ये हो गया t टू दी पावर 5 dt। देखें, इंटीग्रेट कर देते हैं यार, क्या आ जाएगा? t टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड करेंगे 6/6, 0 to 2। तो 1/6 को तो कोई टेंशन नहीं, बाहर ले आएंगे। 1/6 को तो बाहर ले आए और लिमिट सॉल्व कर देंगे। सो 2 टू दी पावर 6 माइनस 0 टू दी पावर 6, 0 को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सो ये क्या हुआ? 3 से 6 कैंसिल, 2 1/4 आ गया इंटू 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो सॉल्व करके कितना आ गया? 16 16। क्लियर? सो आई गेस क्वेश्चन काफी अच्छा था, बट आइडिया सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्क डन में हमने क्या क्या टाइप डिस्कस कर लिए हैं। ऑल 4 टाइप सबको क्लियर हुए? टाइप नंबर 1 जिसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट f डॉट dx था। टाइप नंबर 2 जिसमें क्या था? f के जगह में y भी था, तो हमें y को क्या करना पड़ा? रिप्लेस करना पड़ा। टाइप 3 f आपको खुद फाइंड करना है। टाइप 4 f आपको बहुत ही अलग फंक्शन दिया है। ऑल टाइप्स आर क्लियर विद दिस वर्क डन? Yes sir. ओके गुड। अभी क्या होता है, कई बार ग्राफ बनाकर भी पूछ लेता है। सो द फिफ्थ टाइप इज ग्राफ। और आपको मैंने याद है ग्राफ्स में बताया था मोस्ट इजीएस्ट इज ग्राफ, और स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, बट मैंने बताया था कि अगर हमें ग्राफ के फॉर्मेट में सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी हो जाता है। चीजें कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट टाइप लिख लेते हैं। याद है मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी चीज के फॉर्मूले में, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब मैं अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा कुछ भी, तो स्पीड कैसे निकालूंगा? जब चीजों का अपॉन होता है तो इसका क्या बन जाएगा? स्लोप बनेगा आपका क्या? स्पीड। और स्लोप कैसे निकालते हैं? m tan थीटा से, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस से। और फिर क्या समझाया था? सपोज लेट्स से एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं, दैट इज चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। उल्टा कर लेते हैं, तो लेट्स से मुझे चाहिए चेंज इन स्पीड, या लेट्स लीव इट, लेट्स से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो कभी भी अगर डिवाइड है तो डिवाइड मतलब क्या यूज करेंगे? स्लोप, Differentiation. डिफरेंशिएशन टाइप। और अगर मल्टीप्लिकेशन है Area. तो एरिया यूज करेंगे हम। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये स्पीड है और ये टाइम है और लेट्स से ये ग्राफ है, तो क्या मैं इसका स्लोप निकालने लग जाऊंगा क्या? नहीं। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, व्हाट आई मस्ट कैलकुलेट इज
एरिया अंडर दिस कर्व। समझ आया सबको? ये बेसिक्स मैंने रिकॉल कराने का ट्राई किया कि ये सिचुएशन हमें रहनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क? वर्क कैसे निकालते हैं? Yes, integration. फोर्स इनटू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस क्या है, मल्टीप्लाई है डिवाइड है फॉर्मूले में? Multiply. तो मतलब क्या निकालेंगे हम? एफ Yeah. और एस के बीच का एरिया। यस, सो एरिया अंडर एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर्व। बताओ यार, क्लियर है नहीं सबको? ये क्लियर है पक्का? चले तो एग्जांपल वाइज सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है अभी एकदम इजी सा टास्क होना चाहिए। लेट्स सी, आंसर चैट बॉक्स में करें आप इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत ही फाइन इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड हर्षदा, देवाशीष, ओके गुड। यार एक मिस्टेक हो रही है, शिव प्रसाद, ओके आप सुनेंगे? इफ आई सी what are the answers? Ayush, the answer is 475. Harshada, the answer is 675. Devashish, the answer is 750. Shiv Prasad, the answer is 105. See, पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर दे रहे हो। Okay, so Sojwal, Prajin, most of the students are answering this 750. Let's see. यार एक मिस्टेक हो रही है आप लोग से। ग्राफ मैंने कहां तक दिया है आपको? 20 मीटर का। भाई क्लियर है? ग्राफ कहां तक दिया है आपको? 20 मीटर। क्या मैंने क्वेश्चन 20 मीटर पूछा है क्या? नहीं यार, क्वेश्चन देखो कितना पूछा है, सिर्फ 15 meter. तो भाई जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। तो क्लियर रखना है यार। द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अबाउट फॉर 15 मीटर ओनली। सो फॉर
15 मीटर डिस्प्लेसमेंट ओनली। अच्छा देखें, फॉर 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट ओनली, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये फिगर बनाया और ये पूरा था। बट याद रखना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पूरा, हमें कहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक। हमें सिर्फ कौन सा एरिया निकालना है, ये, ठीक, इतना ही एरिया निकालना है। कहाँ तक के लिए निकालना है यार, सिर्फ 15 मीटर तक के लिए, पूरा नहीं निकालना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व। यार एरिया अंडर कर्व मतलब ठीक है, जल्दी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्प्लिट कर लो इस चीज को, ठीक है। तो ये एक हो गया ट्रायंगल, और बाकी दो छोटे रेक्टेंगल हो गए, या फिर ट्रेपेजियम लगा सकते हो, जैसा मन करे वो लगा सकते हो। तो लेट्स से इन्हें मैं 2-3 फॉर्मेट में कर लेता हूँ। लेट्स से इस सेक्शन को बोल देता हूँ 1, ये वाला सेक्शन, इस ग्रीन वाले को बोल दिया मैंने 2, और इस सिंपल जो रिमेनिंग येलो है उसे बोल दिया 3। समझ आया एरिया मतलब क्या है, वर्क डन इज एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये पूरा मिला के हमें वर्क डन लिखना है। तो जल्दी से बताते हैं यार, एरिया 1 एक रेक्टेंगल है, ये हाइट कितनी है 30, ये हाइट कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 13 to 10। क्लियर एवरीवन। चैम्बर नंबर 1 एक रेक्टेंगल है, चैम्बर नंबर 2 एक ट्रायंगल है, सो ये होगा हाफ इनटू बेस, कितनी डिस्टेंस का है 10, हाइट कितनी है 60, तो 60 नहीं लिख देना यार, हाइट ये कंसीडर होगी ना, ये हाइट, तो ये कितनी है अभी 30, प्लस एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 3 एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बस इसकी विड्थ कितनी है, ये सिर्फ 5, और ये पूरी हाइट कितनी है 60। ये हो गया यार अपना आंसर, देखिए कितना आता है, 300 प्लस 150 प्लस 300, द करेक्ट आंसर वाज 750। 750 से कम तो पॉसिबल ही नहीं था, 750 से कम किसका था, 450 किसी का था, किसका था, मेरा था सर। क्या किया, सर वो थर्ड चैम्बर है ना, उसमें से मिस्टेक किया, 5 into 60 के बजाय 5 into 5 ही किया। 5 into 5, अरे वाह, चले कोई बात नहीं, केयरफुल रहना यार। क्वेश्चन समझ आया क्या, कुछ टफ है क्या भाई, ग्राफ टफ है क्या, ग्राफ के क्वेश्चन देखने में टफ लग सकते हैं भाई, होते इजी हैं, कुछ करना नहीं होता उसमें, बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, कोई भी चैप्टर हो, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखा तो बस स्ट्रेट काम बन जाएगा। क्लियर है, ओके। चले वापस आते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर, सेम सिनेरियो पे बेस्ड। अच्छा यार एक चीज बताओ यार, वर्क तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, इवन इफ इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल फोर्स, हो तो पॉजिटिव नेगेटिव सकता है। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर वर्क पॉजिटिव है, बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर वो फोर्स निगेटिव में नहीं है ना। ओके इंक्रीज होके कांस्टेंट हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है, नॉट ओनली फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो मैटर्स। तो लिख लेते हैं साइन ऑफ वर्क, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्या, कि ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये एरिया प्लस एक्सिस में होगा तब पॉजिटिव आएगा क्या, ऐसा कुछ है क्या, नो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। व्हेन एरिया इज पॉजिटिव, नो नहीं ये गलत है, एरिया इज पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होने के लिए दोनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, किसको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव आंसर आएगा, और फोर्स नेगेटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, तब पॉजिटिव आ सकता है। नेगेटिव कब कब आ सकता है, क्या एरिया बस नेगेटिव देख लेने से होगा क्या, नहीं, एरिया इज नेगेटिव इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एरिया देख के बता दोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं, क्या सिचुएशन देखना होता है, दोनों को, एफ और एक्स को, तो क्या सिचुएशन होगी,
नेगेटिव कब हो सकता है? कोई भी केस हो जाए, अगर एफ एक पॉजिटिव है बट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाए, नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। या फिर एफ नेगेटिव हो जाए और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव। क्लियर है यार साइन ऑफ वर्क के लिए? हाँ सर। चले देख लेते हैं यार, तो फिर एक एग्जांपल देता हूँ। चलो पहले एग्जांपल देख के ही बता दो, मुझे देख के बता दो कि वर्क डन का आंसर कैसा आने वाला है। लेट्स से okay, a particle is brought from 20 meter to the origin with given force, under given force, find the work done। चलो बताओ क्या लग रहा है इस केस में, क्या एरिया कैसा है इस फिगर का? एरिया कहाँ है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है ना। एरिया पॉजिटिव माइनस, याद है एरिया प्लस माइनस कैसे बोलते हैं? अगर ये लाइन ऊपर है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एरिया, और अगर ये लाइन नीचे है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव एरिया। एरिया में किसी को डाउट? तो बताओ क्या इस क्वेश्चन पर एरिया कैसा है? इस क्वेश्चन का एरिया पॉजिटिव। 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 तो क्या मैं बोल दूंगा क्या कि वर्क डन भी पॉजिटिव है? नो सर। नो सर। क्लियर? वर्क डन को डिफाइन करने वाले कौन लोग हैं? दो लोग हैं, उनसे ही हम डिसाइड करेंगे कि ये वर्क डन कैसा रहने वाला है। तो चले देख लेते हैं। अभी मैं बात करूं एरिया ऑफ कर्व, ये सिचुएशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड द एरिया, दिस एरिया इज पॉजिटिव। तो एरिया पॉजिटिव का मीनिंग क्या? वर्क डन पॉजिटिव होगा? नहीं। कैंट कमेंट। ओके, नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे यार वर्क डन? फोर्स चेक करेंगे फोर्स Force और and डिस्प्लेसमेंट से। displacement। फोर्स बताओ कैसा है थ्रू आउट द मोशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना भाई, ये फोर्स की एक्सेस, फोर्स कैसा है? पॉजिटिव है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट, अपोजिट। पीछे आ रहा है। तो ये एक्सेस नहीं देखना है कि ये सर ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, एक्स पॉजिटिव है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर वो पीछे वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। नेगेटिव। सबको समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, देन वर्क डन हैज टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से गलती होती है क्या एरिया फाइंड करने में? नहीं, एरिया फाइंड करने में गलती नहीं होगी। किसमें गलती होती है? साइन। ठीक है। सो मुझे लगता है यार अब टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा ऑटोमेटिक, और क्या लिख दूंगा? एरिया अंडर कर्व। कोई टेंशन क्या? किसी को बताओ यार क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 20 इंटू हाइट 30, कितना आ गया आंसर? 300। -300 जूल। डन। क्या भाई समझ आया यार सबको लॉजिक? यस ओके गुड। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो यार। तो इस पे और थोड़े से एक दो स्टाइलिश और क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ पे ही। मुझे लगता है मतलब यहाँ तक क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस सिली मिस्टेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। सपोज मैं ये फिगर देख लूँ, अब मैं बहुत डिटेल पे नहीं जाता हूँ। लेट्स से मैं कुछ ऐसा फिगर बनाना चाहता हूँ। बता व्हाट अबाउट दिस फिगर? क्या लगता है कहाँ का वर्क डन पॉजिटिव है और कहाँ का वर्क डन नेगेटिव है? द मूवमेंट इज फ्रॉम ए टू बी,
नीचे का नेगेटिव, ऊपर नीचे का वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो एरिया देख के नहीं बोलना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, किसे देख के बोलना नीचे है? वाला पॉजिटिव। फोर्स Okay. और दोनों केस में फोर्स किस तरफ है? ऊपर। सॉरी, फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ जा रहा है? ये आगे की तरफ इंक्रीजिंग हो रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो आप देख नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है? इंक्रीजिंग है, आगे की तरफ जा रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन अगर पोजीशन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट इस पूरे सेक्शन में फोर्स नेगेटिव है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वर्क डन क्या आया है? पॉजिटिव। ठीक है, तो सिचुएशन देखें। भाई जब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहता, क्योंकि अब आपको वैल्यूज वगैरह पता है, मैं वैल्यूज के बारे में नहीं बात करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ किसमें कि लेट्स से एरिया 1 एंड लेट्स से एरिया 2, इस तरीके से मैं बात करता हूँ कि लेट्स से एरिया नंबर 1 है और ये एरिया नंबर 2 है। अब मैं बात करता हूँ क्या कि एज इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी मूव कर रहा है, इसका मतलब पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीजिंग है। अगर पोजीशन इंक्रीजिंग है तो थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा थ्रू आउट। ठीक, तो अगर मैं सॉल्व करूं फॉर सेक्शन ए और एरिया नंबर 1, बताओ एरिया नंबर 1 में क्या है? फोर्स कैसा है एरिया 1 के लिए? फोर्स कैसा है नीचे? नेगेटिव। नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है वो। क्यों? क्योंकि आगे ही जा रहा है वो थ्रू आउट द जर्नी। तो ये हो गया क्या? पॉजिटिव। तो इसका मतलब वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव रहेगा ना। क्लियर? एरिया नंबर 2 बताओ, एरिया नंबर 2 के लिए तो फोर्स भी पॉजिटिव है। चलो यार लिख लेते हैं यार, ये बता रहा है नेगेटिव फोर्स। ठीक, ये लाइन क्या बता रही है? पॉजिटिव फोर्स। तो एरिया 2 के लिए फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है भाई, कोई टेंशन थोड़े है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वो तो थ्रू आउट ही पॉजिटिव था, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या होता है जब आप बुक में एग्जांपल देखेंगे, मतलब अगर आप डीसी पांडे बुक का एग्जांपल देखेंगे तो क्या सिचुएशन मिलेगी? डीसी पांडे बुक के एग्जांपल में ये डिटेल लिखी नहीं होगी कि क्यों ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जब ये एग्जांपल आप देखते हो तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर ये ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव। क्या वर्क में ऐसा करते हैं क्या? नो सर। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। देखो ये मैंने साफ साफ लिख दिया है, ऐसा सर्टेन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड इन दैट पार्ट। तो देखो ना इस क्वेश्चन में ऊपर था फिगर में एरिया पॉजिटिव है, स्टिल वर्क पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। वर्क पे कमेंट अब हम इसे देखने के बाद करेंगे। मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई यार सबको। सर इधर डिस्प्लेसमेंट ऊपर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? देखो ना एरो देखो यार, क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब ऑलवेज इट्स पोजीशन इज इंक्रीजिंग। क्या पता वो कहीं नेगेटिव पे था और बस वो आगे की तरफ जाता गया। तो फील करो कि डिस्प्लेसमेंट वाइज वो अभी जीरो पर ही है। ये ओरिजिन है, उस पर फोर्स लग रहा है इतना सारा, लेकिन एक्स एक्सिस में वो कहीं गया क्या? एक्स एक्सिस में अभी वो ओरिजिन पर ही है। समझ आया? ये ग्राफ को फील करने का ट्राई करो। ये फोर्स है भाई, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में तो अभी वो यहीं पर है जीरो पर। जब वो यहां पर पहुंचेगा तो लेट्स से ये 30 है, तो एक्स एक्सिस में वो 0 to 30 ही गया ना। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। हाँ, कौन बदल रहा है? जो आपको टेंशन दे रहा है वो है फोर्स। फोर्स पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने पहले ये लाइन लिखी है क्या
कि देखो यार पोजीशन तो कंटिन्यूअसली बदल रही थी, ये मतलब कौन सी पोजीशन है? आपको देख के लग रहा है कि ये कोऑर्डिनेट से नीचे आ गया है, बट इसकी x की वैल्यू तो 0 ही है, y मतलब फोर्स है इसमें आ गया है, लेट्स से -30 न्यूटन का फोर्स। समझ आया ये पॉइंट? समझ में आया डिस्प्लेसमेंट का? सर फिर थ्रू आउट पॉजिटिव होगा ना डिस्प्लेसमेंट? हाँ, थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ना, तभी तो मैंने दोनों केसेस में पॉजिटिव ले लिया, यस सर। क्योंकि पहले 0 पे था 30 पे गया, वो देख के नीचे लग रहा है क्योंकि वो फोर्स में नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में नेगेटिव नहीं है। सर अच्छा रुको, या आपने नेगेटिव लिखा है क्या नेगेटिव लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। नहीं कहीं नहीं लिखा ना। ओके अच्छा ये, ओके ये पॉजिटिव है यार, देखो यार दोनों क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव लिया है। ये तो प्रिंटिंग एरर है यार, बुक में जो हो जाती है ना, हमारी यहाँ पे टाइपिंग एरर नहीं, टाइपिंग नहीं राइटिंग एरर कर सकते हैं। ओके ठीक है, यस सर। हाँ चलो एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। देखिए अभी मुझे लगता है पक्का क्लियर हो जाएगा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये अगर क्लियर हो गया मतलब ठीक है, चलो समझ आ गया तुम लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिगर सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ साइन की बात। अच्छा एरिया में कोई टेंशन है क्या? मैथ आती है ना, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसमें मैथ आने वाली क्या बात है, पता ही होना चाहिए एरिया का ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लेंथ इंटू विड्थ। तो मैं आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट वैल्यू, वैल्यू यू कैन फाइंड। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगी, प्लस और माइनस, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी ना। सपोज इसका एरिया सॉल्व करके आए -30, इसका एरिया सॉल्व करके आया क्या, लेट्स से -300, इसका है +200, व्हाट विल बी द नेट वर्क डन? -100। समझ आया ना? इसलिए आपको साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन नहीं देखोगे तो सीधा आंसर क्या लिख दोगे, 500, गलत हो जाएगा फिर वो। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी केयरफुल विद द साइन। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, देखें इससे तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। ओके देखें क्वेश्चन, मैं वैल्यू के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस टारगेट करना चाह रहा हूँ। एरो क्या बता रहा है, पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी टू ए या फिर ए टू बी? A to B. Okay, so it is given in the question, an object is brought from -32 +30 with a given force। अब हमें वर्क डन निकालना है। क्लियर? तो यार इसमें कितने एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है, देखो पहले एक ये एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है, डन। एक छोटू सा ये एरिया दिख रहा है भाई, क्लियर सबको? और फिर एक ये ट्रेपेजियम टाइप का एरिया दिख रहा है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट आंसर आने के। ये क्लियर हुआ या नहीं सबको? चलो तो ये हुआ 1, इसको कर लेते हैं अपन 2 और इसको कर लेते हैं 3। अच्छा देख के क्या लगता है, एरिया वाइज बात करें तो एरिया नंबर 1 कैसा है, पॉजिटिव, एरिया नंबर 2 Negative. नेगेटिव और एरिया नंबर 3 Negative. नेगेटिव। क्लियर? बट क्या मैं एरिया देख के वर्क डन बोलता हूँ क्या? नहीं, हम कैसा करते हैं, ये सॉल्व करके करते हैं वर्क डन, एरिया वाइज देख के नहीं बताएंगे। तो चलो सॉल्व करें फॉर एरिया 1। चलो बताओ एरिया 1 में डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है,
डाउनवर्ड। पॉजिटिव डाउनवर्ड नहीं है, ये ऐसे क्यों देख रहा है? ये देखो ना, -30 पे था वो ए पर, और थोड़ी दूर बाद यहाँ तक कहाँ पर पहुंचा? लेट से ये कुछ है, मतलब नहीं बता रहा हूँ पॉइंट, लेट से ये -15 है, -10 है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ? -30 से -10 ना, हाँ आगे की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट Positive. कितना होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कभी डर लगे कि यार डिस्प्लेसमेंट कैसा है, तो चेक कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब -10 माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना, जब ये प्लस बन जाएगा। आगे की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? फोर्स कैसा है? Positive. पॉजिटिव देख लो, फोर्स पॉजिटिव एक्सिस में है ना, फोर्स क्या है? पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स वर्क डन कैसा आने वाला है? Positive. पॉजिटिव। तो चलो, पॉजिटिव। एरिया नंबर 1 के लिए हो गया। एरिया तो आप लोग निकाल लोगे ना, एरिया में कोई टेंशन नहीं है। बताओ एरिया नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। Positive. अभी डरना नहीं है कि सर देखो ये नीचे आ गया, नीचे आ ही नहीं रहा यार, नीचे फोर्स है। डिस्टेंस वाइज वो लेट से ये -10 है, और इससे यहाँ मतलब डिस्टेंस वाइज कहाँ गया? वो 0 गया, -10 से 0 गया, मतलब आगे ही बढ़ रहा है वो कंटिन्यूअसली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नोट से आप सारी चीजें नहीं देख सकते हो। ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि -10 से 0 जा रहा है, ये मत सोचो कि ये नीचे जा रहा है, सर ये नेगेटिव हो जाएगा क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की तरफ फोकस करो। वो -10 से 0 ही हुआ है, वो पॉजिटिव। फोर्स लेकिन कैसा है? नेगेटिव Negative. नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव है, तो वर्क डन भी कैसा आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड केस में बात करें। थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। थोड़ा सा क्वेश्चन उतना अच्छा बना नहीं अभी, अभी क्वेश्चन उतना अच्छा बना नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में फोर्स भी क्या है? नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट Negative. कैसा है? Positive. पॉजिटिव। तो इनडायरेक्टली दोनों चीजें नेगेटिव ही आ गई हैं। ठीक है, तो ये मजा नहीं आया यार, बदल देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा ना ये आइडिया। अभी वो जो हम एसेंस जानना चाहते हैं वो फील नहीं आया, ये बदल देते हैं। थर्ड एरिया बदल गया, वो अब उसका घर जाने का मन बदल गया, वो अब ऐसे गया घर, पहुंचेगा वहीं, क्वेश्चन नहीं बदला, थोड़ा सा फीचर्स इसके बदल दिए क्वेश्चंस के। अभी भी क्या आएगा? फोर्स नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो अभी भी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। चले हम पॉजिटिव का ट्राई कर रहे थे, चले छोड़े, कोई बात नहीं उसमें। मुझे लगता है दोनों चीजें आपको इससे क्लियर ही हैं। क्या सिचुएशन कि प्रीवियस वाले की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे इरेज कर लेते हैं, पहले जैसे ही रखते हैं। एरिया वाइज भी नेगेटिव है, बट लकीली सॉल्विंग जो है हमारा वो भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर रहा था कि जिसमें उल्टा सिनेरियो आ जाए। ठीक है, सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट, इसमें क्या था? इसमें दिख रहा है एरिया पॉजिटिव, लेकिन वर्क डन कैसा आया है? नेगेटिव। तो वो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा सा टारगेट रखना है, तो काम बन जाएगा वो। डन। तो इसमें फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है सारी चीजें। तो यार वर्क डन समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके गुड। अब नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टारगेट रहेगा वो कुछ इन चीजों को लेके रहेगा। क्या? जैसे मैंने अभी बताया कि यार डिफरेंट डिफरेंट पाथ थे, तो लेट्स से कुछ डिफरेंट पाथ है और मुझे कोई एक पाथ सॉल्व करना टफ हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स है। क्या है? स्पेशल फोर्स है। कुछ स्पेशल फोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन का आंसर क्या आता है? सेम। तो इसका मतलब अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये वो स्पेशल वाला फोर्स है, तो क्या आपको टफ क्वेश्चन में टफ पाथ की तरफ देखना पड़ेगा क्या? नहीं, आप अपने आप से इजीएस्ट पाथ चूज कर लो। मतलब देखना, फिगर ऐसे बना के दिया है, ये बोल रहा है बताओ इसका वर्क डन, कर ही नहीं सकते। इजीएस्ट वे क्या होगा? ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका भी होगा, अगर ये वो स्पेशल फोर्स है। समझ आया? यस सर हाँ, तो ये सारी बातें जो है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस शीट अभी
स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट में से जो वर्क वाला सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे जो मैंने अभी ये वाले बताए, क्या डिफरेंट पाथ वाले, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बट आप लोग वर्क के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं शीट में से। ठीक है, Yes, sir. ओके देन आई गेस या सर पूछे आदित्य। सर वो पेपर डिस्कशन आप कब रखा है, मतलब यही पिछले अच्छा टेस्ट वो का? मैं पोस्ट करता हूँ, अभी आपको सोल्यूशन पोस्ट कर देता हूँ मैं पहले। आप Yes, अभी एक 12 o'clock के बाद सब लोग साइट चेक कर लेंगे, सोल्यूशंस अपलोड कर देता हूँ, एक बार आप उस पर करो, उसके बाद मैं सोल्यूशंस फिर पोस्ट करता हूँ, वीडियो सोल्यूशंस। ठीक है, सर ओके सर। पिछले टेस्ट का हाँ सबका ही मैं सोल्यूशन पोस्ट कर देता हूँ, पहले रिटन सोल्यूशन, आप एक बार रिटन सोल्यूशन देखो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी इस टाइम पे बिजी था, तो मैं टाइम मिलते ही उनके वीडियो सोल्यूशंस डाल देता हूँ। हाँ हाँ सर। ओके, ओके सर। बट बाय टिल देन गो थ्रू द नॉर्मल सोल्यूशन, अगर उसमें कुछ डाउट आता है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ हाँ सर। यस सर, थैंक यू। Sir. ओके या बाय बाय देन, Bye, बाय sir. एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय एवरीवन।